हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि सिडाना। तो कल हमने डिस्कस किया था पृथ्वी के कटिबंधों के बारे में। तो कटिबंध का एक बार फिर मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है। हर कटिबंध को अलग कलर से ड्रॉ किया गया है। तो सेंटर में एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कटिबंध के बारे में। फिर आज का टॉपिक जो हमारा है वायुदा पेटियाँ व वैश्विक पवन तंत्र। फिर मैं बता दूँ आपको, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा जियोग्राफी के अंदर, इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ जियोग्राफी का, लेकिन प्रयास करूँगा कि आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ आ सके। और पवन तंत्र जो है, इसमें मैं आज आपको जो रूल है फेरल का नियम, और जिसको इजीली हम क्लियर कर सकते हैं 22 बैलेट नियम से, उससे रिलेटेड मैं एक बहुत ही इजी रूल आपको बताऊंगा जो कहीं से भी कॉपी नहीं किया हुआ है, किसी भी बुक में पब्लिश नहीं है, किसी भी की लेक्चरर की कॉपी नहीं है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। मेरा खुद का बनाया हुआ एक नियम है बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर, जिससे आप पवनों की दिशा, जो स्थायी पवनें हैं उनकी दिशा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इस पवन तंत्र को, स्थायी पवनों की दिशा को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसमें जो मैं नियम आपको बताऊंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर वो नियम होगा। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लेना, किसी भी, फिर आपको बता दूं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है वो नियम, वो खुद का मेरा बनाया हुआ नियम है, जो आपको एक एक स्थायी पवन की दिशा बता देगा कि किधर पवन चलती है, पूरा क्लियर कर देगा। वो है फेरल का नियम ही। फेरल के नियम को ही मेरी ही भाषा के अंदर मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, और आप लोग बहुत ही आसानी से उन पवनों के डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले कटिबंधों का क्लियर कर दूं आपको। तो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, हमने कहा था ये उष्ण कटिबंध है, और यहाँ जो वायुदाब होता है वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद उपोष्ण कटिबंध आता है 23.5 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण में। उपोष्ण कटिबंध जिसका जो वायुदाब होता है वो उच्च होता है। उसके बाद उपध्रुवीय कटिबंध आता है 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण, जिसका जो वायुदाब होता है वो कम होता है। और इस कटिबंध में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा कटिबंध है जहां ताप कम होने के बावजूद भी वायुदाब कम है। इंपॉर्टेंट बात है इसकी, आज पेटी भी पढ़ेंगे हम उपध्रुवीय में, तो उसकी विशेषता यही है कि कम ताप के बावजूद भी उसके वायुदाब का कम होना ही उसकी विशेषता मानी जाती है। फिर आता है ध्रुवीय कटिबंध 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण और 66.5 से 90 डिग्री उत्तर। ये कल का टॉपिक है। जिसने ये वीडियो नहीं देखा था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसके लिंक के थ्रू ये वीडियो देख सकते हैं और कटिबंधों के बारे में समझ सकते हैं। मैंने मेरा प्रयास किया था पूरा एक एक बात को क्लियर करने का, और इस वीडियो को जिसने नहीं देखा कटिबंधों के वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज जो अपना टॉपिक है वायुदा पेटियाँ। वायुदा पेटी क्या होती है उसके बारे में फिर बता दूं आपको मैं। ये जो कटिबंध है, जैसे हमने कहा उष्ण कटिबंध है, ये वाला कटिबंध उष्ण कटिबंध है। अब उष्ण कटिबंध का वो हिस्सा उष्ण कटिबंधीय पेटी है जहां वायुदाब बहुत ही कम है। इस क्षेत्र में भी सबसे कम वायुदाब जहां है वो वायुदाब पेटी बन गई। और इस कटिबंध में, जैसे इसका हमने कहा वायुदाब उच्च है, तो सबसे उच्च वायुदाब जिस क्षेत्र में है वो वायुदाब पेटी है। तो वायुदाब पेटी किसी भी कटिबंध का वह निश्चित क्षेत्र होता है। वायुदाब पेटी किसी भी कटिबंध का वह निश्चित क्षेत्र होता है या निश्चित स्थान होता है जहां वायुदाब या तो बहुत ही उच्च होता है और या बहुत ही कम होता है। तो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में देखेंगे, निम्न वायुदाब वाले कटिबंध में देखेंगे तो वो क्षेत्र देखेंगे जहाँ वायुदाब सबसे कम है, और उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में देखेंगे तो वो क्षेत्र देखेंगे, उच्च वायुदाब वाले कटिबंध में देखेंगे तो वो क्षेत्र देखेंगे जहाँ वायुदाब सबसे उच्च है, वो वायुदाब पेटी होती है। अब वायुदाब पेटियाँ मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें वायुदाब पेटियाँ। तो सेंटर में बिल्कुल 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में ये बन गई एक वायुदाब पेटी। यहाँ वायुदाब बहुत ही कम है। उष्ण कटिबंध का ये जो क्षेत्र है यहाँ वायुदाब सबसे कम होता है। तो ये बन गई हमारे पास
उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। उष्ण कटिबंध के अंदर सबसे कम वायुदाब जो होता है वो इस क्षेत्र में होता है, 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिण तक। 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिण तक, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। तो उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी है ये। अब चले हम उपोष्ण कटिबंध में, जिसका विस्तार 23.5 डिग्री से 45 डिग्री है। 23.5 डिग्री से 45 डिग्री है। अब इसमें हमने वो स्थान निकालना है जहाँ वायुदाब सबसे उच्च है। तो वो जो स्थान है इसका वो है 30 डिग्री से 35 डिग्री का क्षेत्र। यहाँ भी 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ में भी, और साउथ में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री। नॉर्थ में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री का क्षेत्र, और साउथ में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री का क्षेत्र। ये बन गई हमारे पास उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। यहां वायुदाब उच्च है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, 30 डिग्री से 35 डिग्री इसका विस्तार है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, नीचे भी यही उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री पर। अब ऊपर चलें उपध्रुवीय कटिबंध में, तो यहाँ का वायुदाब कम है, तो इसमें भी हम वो क्षेत्र निकालेंगे जहाँ वायुदाब सबसे कम होगा, और वो क्षेत्र है 60 डिग्री से 65 डिग्री तक का क्षेत्र। तो 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर भी, और 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण भी। साठ डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ, और 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ। ये बन गई हमारे पास उपध्रुवीय कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ वायुदाब सबसे कम है। उपध्रुवीय का यह क्षेत्र जहाँ वायुदाब सबसे कम है। तो ये बन गई हमारे पास उपध्रुवीय कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। और लास्ट जो ध्रुवीय कटिबंध की पेटी है वो है 85 डिग्री से 90 डिग्री, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। इसका जो विस्तार है वो 85 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, और 85 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ। 85 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ। ये हो गई हमारे पास ध्रुवीय कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये 4 पेटियां हमारे पास बनती है। विषुवत रेखीय या उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, इसको विषुवत रेखीय भी बोलते हैं हम। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी या उपध्रुवीय कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी या ध्रुवीय कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये कटिबंधों के वे क्षेत्र हैं जहाँ वायुदाब सबसे उच्च या सबसे कम है। क्लियर। अब इस पेटी की हम बात करें
उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेट्टी की। तो ये जो पेट्टी है डोल ड्रम पेट्टी कहलाती है, डोल ड्रम पेट्टी। इस पेट्टी को हम डोल ड्रम पेट्टी कहते हैं। और एक तो ये उष्णकटिबंधीय वाली पेट्टी और एक ध्रुवीय कटिबंध वाली पेट्टी, ये दोनों तापजन्य पेटियां हैं। इनकी जो वायुदाब कम होने या इसका वायुदाब उच्च होने का जो कारण है वो टेम्परेचर है। यहाँ वायुदाब उच्च रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ यहाँ ताप उच्च रहता है। ताप उच्च रहने के कारण यहाँ वायुदाब कम हो जाता है। और यहाँ सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती, बहुत ही तिरछा क्षेत्र है ये, इसलिए यहाँ ताप कम रहता है। ताप कम रहने के कारण यहाँ वायुदाब उच्च होता है। तो ये दोनों जो पेटियाँ हैं ये तापजन्य पेटियाँ हैं। क्लियर। अब इसे हम लोग डोल ड्रम पेट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ वर्ष भर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण यहाँ क्षैतिज धाराएं नहीं बहती। क्षैतिज धाराएं नहीं बहती, क्षैतिज मतलब यूं बिल्कुल ऐसे। तो ये जो धाराएं होती हैं ना, ये धाराएं जो होती हैं क्षति पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। क्लियर। तो ये पवनें यहाँ बहती, ये धाराएं यहाँ बहती नहीं हैं, यहाँ बहती हैं संवहनी धाराएं। हवा हल्की होकर ऊपर उठती है यूं। तो धरातल के लंबवत जो धाराएं बहती हैं उन धाराओं को हम संवहनी धाराएं कहते हैं। तो यहाँ संवहनी धाराएं चलती हैं और संवहनी धाराएं जो होती हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए इस पेट्टी को हम लोग शांत पेट्टी या डोल ड्रम पेट्टी भी कहते हैं। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ शांत पेट्टी या डोल ड्रम पेट्टी कहलाती है, क्योंकि यहाँ क्षैतिज धाराएं नहीं चलकर संवहनी धाराएं चलती हैं। क्लियर। और संवहनी धाराएं जो होती हैं वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए ये पेट्टी जो होती है शांत पेट्टी या डोल ड्रम पेट्टी कहलाती है। अब अपने बात करें यहाँ विशेषता क्या रही? एक तो वायुदाब कम रहा, दूसरी जो वायुमंडलीय दशाएं रही वो बहुत ही शांत रही, ये इसकी विशेषता है। और पवनें यहाँ देखें हम कैसे चलेंगी, पवनें भी देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले मैं आपको पेटियों के बारे में बता दूँ सारा, फिर मैं पवनें बताऊँगा आपको कि कैसे पवनें चलती हैं यहाँ। एक इसको नाम भी दिया जाता है अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बोलते हैं उसको अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोला जाता है इसको। तो इसको भी डिस्कस करेंगे हम आगे पवनों में। अब आती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेट्टी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेट्टी जिसका जो विस्तार है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ। फिर यहाँ वायुदाब उच्च होने का कारण मैंने आपको बताया था, एक तो सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी हो गई, तिरछी होने के कारण इधर ताप क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ की जो हवा हल्की होकर ऊपर उठी थी वो इधर नीचे आ जाती है ताप कम होने के कारण। दूसरा, यहाँ अपकेंद्री बल ज़्यादा होता है, बिल्कुल सेंटर में विषुवत रेखा के आसपास पृथ्वी का अपकेंद्री बल ज़्यादा होता है। अपकेंद्री बल के कारण पृथ्वी ने जो हवा बाहर धकेली थी वो हवा यहाँ आकर इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ का वायुदाब बढ़ जाता है। अब यहाँ वायुदाब इतना उच्च होता है कि व्यापार में ये बाधा पहुँचाता है, व्यापार में बाधा पहुँचाता है। अब जब मध्य युग में यूरोप महाद्वीप से जो जलयानों में घोड़े लादकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तक ले जाया करते थे, यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो घोड़ों का व्यापार होता था उसमें ये पेट्टी जो है वो बाधा डालती थी। घोड़ों का व्यापार होता था वहाँ यूरोप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप से उत्तरी अमेरिका, स्पेन, यूरोप महाद्वीप में जो स्पेन से घोड़े ले जाते थे जलयानों में लाद कर उत्तरी अमेरिका में, तो ये पेट्टी जो है वायुदाब उच्च होने के कारण उस जलयान के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती थी, क्योंकि वो घोड़ों का जो वजन होता था वो ज़्यादा होता था, यहाँ वायुदाब उच्च होता था। वायुदाब उच्च होने के कारण वो जलयान जो थे वो खिसक ही नहीं पाते थे, आगे चल ही नहीं पाते थे। इसलिए कुछ घोड़ों को यहाँ फेंक दिया जाता था, कुछ घोड़ों को फेंक दिया जाता था इस समुद्र के अंदर ही। इसलिए इस पेट्टी को अश्व अक्षांश पेट्टी भी कहा जाता है। अश्व यानी घोड़ा, तो अश्व अक्षांश पेट्टी जो है वो ध्यान रखें, अश्व अक्षांश पेट्टी जो है वो उपध्रुवीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेट्टी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेट्टी, क्योंकि यहाँ वायुदाब उच्च होने के कारण पवनें नहीं बहती थी तो जलयानों की गति जो होती थी वो बहुत ही कम हो जाती थी और जलयानों को आगे ले जाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में ही फेंक दिए जाते थे, इसलिए इस पेट्टी को अश्व अक्षांश पेट्टी भी कहा जाता है। अब उपध्रुवीय कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेट्टी, इसका जो विस्तार है वो 60 डिग्री से 65 डिग्री है
और इसका कारण मैंने आपको बताया था भाई, ध्रुवों पर जो अभिकेंद्री बल होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए अभिकेंद्री बल के कारण ध्रुव जो होते हैं इधर वाली हवा अपनी ओर खींच लेते हैं, तो ध्रुवों पर तो वायुदाब बढ़ जाता है, परंतु यहाँ वायुदाब कम हो जाता है। क्लियर। और इस पेटी की विशेषता है कि यहाँ ताप कम होने के बावजूद भी वायुदाब कम है, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वायुदाब पेटियाँ आ गई हमारे पास। क्लियर। तो ये वायुदाब पेटियाँ हैं, बहुत ही आराम से समझी जा सकती हैं। फिर बता दूं आपको, जिसने कटिबंध वाला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक से कटिबंध वाला वीडियो देख लें, तो फिर पेटियां आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो उष्ण कटिबंधीय पेटी और ध्रुवीय कटिबंधीय पेटी, ये दोनों जो है तापजन्य पेटी हैं, क्योंकि यहाँ ताप कम होने के कारण वायुदाब उच्च है और यहाँ ताप ज़्यादा होने के कारण वायुदाब कम है। उसके बाद यहाँ अपकेंद्री बल के कारण वायुदाब बढ़ गया और यहाँ अभिकेंद्री बल के कारण वायुदाब घट गया। ये पेटी अश्वक्षांश पेटी है और ये पेटी डोल ड्रम पेटी है। क्लियर। अब बात आती है वैश्विक पवन तंत्र, जो टॉपिक अपने इसमें पेटियों में मेन डिस्कस करना है, वैश्विक पवन तंत्र, ग्लोबल वाइंड सिस्टम। तो पवनें जो होती हैं, पवनों के बारे में बता दूं आपको, पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जैसे मान लो यहाँ वायुदाब उच्च है, कल भी मैंने चर्चा की थी इसकी, यहाँ उच्च वायुदाब है और यहाँ वायुदाब कम है, निम्न वायुदाब है, तो पवन की जो दिशा होगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगी। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। और ये पवनों के धरातल पर बहने का कारण यही है कि धरातल पर सारी जगह वायुदाब सेम नहीं है, कहीं तो वायुदाब ज़्यादा है तो कहीं वायुदाब कम है। इन्हीं विषमताओं के कारण ही हवा जो होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में बहती है और क्षैतिज रूप से, अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की और क्षैतिज रूप से जो हवा बहती है वही हवा जो होती है पवन कहलाती है। तो वायुदाब की विषमताओं के कारण हवा का उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहना और क्षैतिज रूप से बहने वाली यही हवा क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। क्षैतिज रूप से जो बहती है उसको पवन कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में बहती है उसको धारा कहा जाता है, संवहनी धारा, वायु धारा जो बोला है हमने, संवहनी धारा यही थी। ये तो क्षैतिज दिशा में जो बहेगी, धरातल के पैरेलल जो बहेगी, धरातल के बिल्कुल पैरेलल जो चलेगी वो है हमारे पास पवन, और जो बिल्कुल इसके लंबवत उठेगी, बिल्कुल लंबवत उठेगी, वो है वायु धारा। क्लियर। अब अपने बात करें कि धाराओं की दिशा, ये पवनों की दिशा क्या रहेगी, पवनों की, वैश्विक पवन तंत्र में जो पवनों की दिशा होगी वो क्या रहेगी। अब आप देखें, हमने यहाँ डिस्कस किया, यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ आपको, हमने यहाँ डिस्कस किया ध्रुवीय कटिबंध जिसका वायुदाब उच्च है, उच्च वायुदाब। उपध्रुवीय कटिबंध जिसका वायुदाब कम है, निम्न वायुदाब। फिर हमने डिस्कस किया उपोष्ण कटिबंध, ये अब उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूँ एक बार, उपोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध वाला लिख रहा हूँ, ध्रुवीय कटिबंध, उपध्रुवीय कटिबंध, उपोष्ण और उष्ण जिसका वायुदाब उच्च उपोष्ण का। उसके बाद उष्ण जिसका वायुदाब कम है। तो ये उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, ये कम वायुदाब वाला क्षेत्र है, ये उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, ये कम वायुदाब वाला क्षेत्र है। अब पवन जो बहती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, तो ये पवन यूं बहनी चाहिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ये पवन यूं बहनी चाहिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ये पवन यूं बहनी चाहिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो ये हमने बात की है अभी उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो यूं बहनी चाहिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। लेकिन जो पवनों की दिशा होती है वो पवनों की दिशा इस प्रकार नहीं होती, जो पवनें बहती हैं उनकी दिशा इस प्रकार नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी अक्ष पर, पृथ्वी स्थिर नहीं है,
अगर पृथ्वी स्थिर होती तो ये पवनें बिल्कुल यूं ही बहती सीधी, लेकिन पृथ्वी घूम रही है। तो जब पृथ्वी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है यूं, तो जब पृथ्वी रोटेट हो रही है तो वो पवनों की दिशा को भी प्रभावित करेगी। तो ये पवनें बिल्कुल सीधी नहीं होकर कुछ तिरछी हो जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनों पर जो बल लगता है उस बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही है, तो जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही है इस तरह से, तो ये पवनों की दिशा पर एक बल लगाती है, पवनों पर एक बल लगाती है। उस बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। और ये कोरियोलिस बल जो होता है पवनों को सीधा नहीं बहने देता, बल्कि उनकी दिशा बदल देता है। और पवनों की दिशा जो सबसे पहले ज्ञात की थी वो फेरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। फेरेल ने जो नियम दिया था उसमें उसने कहा था कि जो उत्तरी गोलार्ध की पवनें हैं वो दाईं ओर बहेंगी और जो दक्षिण गोलार्ध की पवनें हैं वो बाईं ओर बहेंगी। जो उत्तरी गोलार्ध की पवनें हैं वो दाईं ओर और जो दक्षिण गोलार्ध की पवनें हैं वो बाईं ओर। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हम देखें, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो पवन जो है वो दाईं ओर बहेगी। तो पवन दाईं ओर बहेगी तो वो पवन जो है दाईं ओर यूं मुड़ेगी, ऐसे मुड़ जाएगी दाईं ओर। अब इस नियम को, फेरेल के नियम को मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर क्लियर किया है। फिर बता दूं आपको, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता है कि कैसे दाईं ओर कह रहा है वो, तो इसमें जो नियम मैं बोल रहा हूँ, एक नियम मेरा खुद का बनाया हुआ नियम है, उस नियम को आप नोट कर लें। उत्तरी गोलार्ध में दाईं हथेली का यूज़ करना है, ये दाईं हथेली है मेरी, और दक्षिण गोलार्ध में बाईं हथेली का यूज़ करना है, ये मेरी बाईं हथेली है। उत्तरी गोलार्ध में मैं दाईं हथेली का यूज़ करूँगा और इसकी उंगलियां जो हैं वो मैं निम्न वायुदाब की ओर रखूँगा। तो ये मैंने निम्न वायुदाब की ओर रख दिया, ऐसे निम्न वायुदाब की ओर। तो जिस साइड मेरा अंगूठा है वही पवन की दिशा होगी। तो अंगूठा मेरा इस साइड है तो पवन भी इस साइड मुड़ गई है। क्लियर? तो दाईं हथेली को इस प्रकार रखना है कि उसकी उंगलियां जो हैं वो निम्न वायुदाब की रहें, निम्न वायुदाब की ओर रहें। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा ज्ञात करने का जो फेरेल का नियम है, उसने कहा था उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर होती हैं, मतलब यही है उसका भी। लेकिन अब वो दाईं और बाईं ओर देखें कैसे अपने, उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने क्लियर किया है। तो इस नियम को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध में यदि हम हमारे दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि उसकी उंगलियां जो हैं वो निम्न वायुदाब की ओर रहें, तो अंगूठा जो है वो पवन की दिशा में रहेगा। तो अंगूठा हमारा जो होगा वो पवन की दिशा में रहेगा। तो अंगूठा अब हमारा इस ओर है तो पवन की दिशा इस ओर होगी, यानी अब ये पवनें इस साइड बहेंगी ऐसे। क्लियर? तो ये ध्रुवीय पवनें हैं जो ध्रुवों से बह रही हैं, ये ध्रुवीय पवनें हैं जो ध्रुवों से प्रवाहित हो रही हैं, ध्रुवीय पवनें। तो अब ऐसे ही यहाँ देखें हम इस जगह, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये हो गई। उच्च वायु, पहले हमने ये क्लियर किया, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो हथेली को इस प्रकार रखना है कि उंगलियां निम्न वायुदाब की ओर रहें। तो उंगलियां हमने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हथेली रखते हुए उंगलियां निम्न वायुदाब की ओर रखी, तो अंगूठा जो होगा वो पवन की दिशा में होगा। तो पवन इधर की ओर बहेगी ऐसे तिरछी। अब ये उच्च वायुदाब है और ये निम्न वायुदाब है। तो अब इसको यूँ देखें, ये हमने उंगलियाँ रख दी और उंगलियाँ जो है वो हमारी निम्न वायुदाब की ओर हैं। उंगलियां हमारी जो हैं वो निम्न वायुदाब की ओर जा रही है, ये निम्न वायुदाब है। अब यहाँ की डायरेक्शन देख रहे हैं हम यूं, ये हमारी हथेली की दिशा है, देखो अब ये हमारी हथेली है इस तरह। अब अंगूठा हमारा उस साइड जा रहा है, अंगूठा हमारा उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ का यूज़ करना है और दक्षिण गोलार्ध में बाएं हाथ का, बस। तो ये हमारी हथेली है, हथेली खोल ली मैंने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो अंगूठा जो होगा वो पवन की दिशा को बताएगा। तो अब अंगूठा हमारा इस क्षेत्र में गया ऐसे। क्लियर? तो ये यूं बहेगी ये पवन। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हथेली को इस प्रकार फैलाना है कि उंगलियां जो हो वो निम्न वायुदाब की ओर रहें। तो हमारा अंगूठा जो होगा वो पवन की दिशा को बता देगा। क्लियर? उत्तरी गोलार्ध में दाईं हथेली को और दक्षिण गोलार्ध में बाईं हथेली को। अब फिर यहाँ देखें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, तो फिर यूं ही उच्च वायुदाब से
निम्न वायुदाब, तो अंगूठा आ गया इस तरफ, यूं आया अंगूठा इस बार। क्लियर? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, दाईं हथेली उत्तरी गोलार्ध में, तो अंगूठा आया इस साइड, तो इस साइड पवन की डायरेक्शन होगी, तो पवन की डायरेक्शन ये। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं हथेली को और दक्षिण गोलार्ध में बाईं हथेली को, तो हमारी हथेली को इस प्रकार फैलाना है कि अंगुलियां निम्न वायुदाब की ओर हों। तो अंगूठा पवन की दिशा को व्यक्त करेगा, तो अंगूठा जो होगा वो पवन की दिशा को व्यक्त करेगा। ये लाइन कहीं से भी क्रैमिंग की हुई नहीं है, कहीं से भी कॉपी की हुई नहीं है, किसी भी बुक में पब्लिश नहीं हुई है और कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको। यह खुद की ईजाद की हुई लाइन है, मेरी खुद की क्लियर की हुई लाइन है। नियम फेरेल का ये सिर्फ थोड़ा इजी तरीके से क्लियर किया है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर का क्या मतलब है, हालांकि दाईं ओर यही है। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर खड़े हो जाएं तो हमारी दाईं साइड यही है, पर डायग्राम में हम कैसे सोचेंगे वो क्विकली सोचना है हमें। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हथेली रख दो, जिधर अंगूठा मुड़ेगा वही पवन की दिशा होगी। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हथेली रख दो, जिधर अंगूठा मुड़ेगा वो पवन की दिशा बताएगा। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हथेली रख दो, जिधर अंगूठा मुड़ेगा वो पवन की दिशा बताएगा। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा आ जाती है। अब दक्षिण गोलार्ध में देखें, ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब। अब पवनें होनी चाहिए यूं, उच्च से निम्न, ऐसे उच्च से निम्न। लेकिन अब दक्षिण गोलार्ध में ध्यान रखना है, बाईं हथेली का यूज करना है। उच्च से निम्न की ओर हथेली को फैला लेना है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ये फैला लिया। तो अंगूठा जिधर मुड़ेगा, बाईं हथेली को फैलाया, अंगूठा जिधर मुड़ेगा वो पवन की दिशा होगी। तो अब पवन की दिशा यूं है, जिस तरफ अंगूठा मुड़ा है। क्लियर? ऐसे ही ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है। तो हथेली को उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर रखना है, ये रख दिया, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो उच्च वायुदाब से उंगलियां किधर आनी चाहिए, निम्न वायुदाब की ओर। तो अंगूठा जो होगा वो पवन की दिशा को बताएगा। तो ये अंगूठा जा रहा है मेरा इस साइड, तो ये पवन की दिशा को बता रहा है। ऐसे ही अब यहाँ ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है। ये ग्रीन क्षेत्र जो दिखाया मैंने उच्च वायुदाब का है और रेड क्षेत्र निम्न वायुदाब का है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर रख दिया, तो जो अंगूठा है वो पवन की दिशा को बताएगा। तो ये पवन की डायरेक्शन आ गई। तो इस प्रकार हम पवनों की दिशा जो है बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब ये पवनें हैं कौन कौन सी, वो हम कल क्लियर करूंगा इन पवनों के बारे में। वैसे बता देता हूं आपको, ये व्यापारिक पवनें, ये व्यापारिक पवनें, ये पछुआ पवनें दोनों, ये दोनों व्यापारिक पवनें, ये दोनों पछुआ पवनें और ये दोनों ध्रुवीय पवनें। ये ध्रुवीय पवनें दोनों जो ध्रुवीय कटिबंध से निकली हैं, और जो उपोषण कटिबंध और उपध्रुवीय कटिबंध के बीच में बह रही हैं वो पछुआ पवनें और ये व्यापारिक पवनें। अब इनकी दिशा के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है। अब जैसे ये है, देखें, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये पवन यूं बह रही है ऐसे, तो यूं बह रही है ये पवन ऐसे, क्लियर, इस तरह से। तो ये पवनें जो है वो इस तरह से बह रही हैं। पहले व्यापारिक पवनों को क्लियर कर लें हम। तो व्यापारिक पवनें इस तरह से बही हैं, ये वाली व्यापारिक पवन देखें तो इस डायरेक्शन में है। तो आई किधर से ये व्यापारिक पवन, उत्तर पूर्व से आई, तो इसका नाम उत्तर पूरक व्यापारिक पवन है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। क्लियर, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब ऐसे ये वाली देखें तो ये वाली व्यापारिक पवनें यूँ आई इस तरफ से, यूँ है इनकी डायरेक्शन। तो ये आई दक्षिण पूर्व से, तो ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब पछुआ पवनों को क्लियर करें
पछुआ पवने क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि पश्चिम से आ रही हैं इसलिए पछुआ पवने बोलते हैं। अब ये यूं जा रही है पछुआ पवन ऐसे, ये पिंक कलर से मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ अलग से। अब ये पछुआ पवने बता रहा हूँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब ये देखिए ये वाली पछुआ पवन यूं गई, तो ये दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवने, दक्षिणी पश्चिमी, साउथ और वेस्ट से आ रही है ये दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवने। और ये वाली पछुआ पवने यूं है, देखें आप, यूं, ये यूं है, इनकी डायरेक्शन देखें, इनकी डायरेक्शन देखें आप, इस तरह से है। तो ये डायरेक्शन इस तरह से है इनकी, यूं फ्लो हो रही है ये। तो ये है उत्तरी पश्चिमी पछुआ पवने, उत्तरी पश्चिम। तो साथियों ये था मेरा आज का वीडियो, वायुदा पेटियां में वैश्विक पवन तंत्र। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। विद्यार्थी हित में मेरा यही प्रयास रहेगा। धन्यवाद।